दोस्तों, आपको अतुल सुभाष का केस तो याद ही होगा, जो एआई इंजीनियर था लेकिन अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों से पीड़ित आकर उसने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उससे एलिमनी की मांग की जा रही थी। ऐसे ही केस एक और सामने आया है जो अभी हाल ही में हुआ है। इंदौर के बाणगंगा इलाके के यादव नंद नगर से 28 वर्ष के नितिन पडियाल ने फिर से फांसी लगा ली है। ये एक और केस सामने आया है और उसमें जिस जिसका उसने नाम बताया है, उसकी पत्नी, उसकी 2 सालियां और उसकी सास, जो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही थी। नितिन पडियाल इवेंट फोटोग्राफर और एक कैफे चलाता था और ये भी 14 पन्नों का नोट छोड़ के जाता है, उसके बाद फांसी लगाता है। नोट में वो बताता है कि उसकी पत्नी हर्षा शर्मा, इन्होंने दोनों ने आपस में शादी की थी 2019 में, जो एक लव मैरिज थी, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसे कभी नहीं अपनाया। और उसके बाद 2019 में जब शादी हुई थी, उसके बाद 6 महीने बाद ही इन दोनों में विवाद शुरू हो गए। 2024 में हर्षा शर्मा ने नितिन के ऊपर दहेज प्रताड़ना का केस ठोक दिया और उससे 20 लाख रुपए की मांग की। और ये यही खत्म नहीं हुआ। राजस्थान पुलिस के पास जब ये गए तो राजस्थान पुलिस ने 50,000 रुपए मांगे केस रफा दफा करने के लिए। हर्षा शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि नितिन और उसका बड़ा भाई जिसका नाम सूरज था और उसके परिवार वाले मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते थे और बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे दहेज के लिए, और मैं नहीं ला सकती। उसने अपने बयान में ये लिखा। लेकिन सूरज ने जब सुसाइड किया, आत्महत्या की, फांसी लगाई, तो उसने 14 पन्नों का जो नोट छोड़ा था, उसे देखते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ था, क्योंकि रियल कहानी उन्हीं में ही है। आइए। मैं नितिन पडियाल आत्महत्या कर रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी हर्षा शर्मा ने मुझ पर और मेरी फैमिली वालों पर झूठे केस लगा दिए हैं। 2019 में मेरी और हर्षा की शादी होती है, जो एक लव मैरिज थी। दोनों के परिवार वाले नहीं मान रहे थे तो हमने भागकर शादी कर ली। उसके बाद हम किराए पर रहने लगे, लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही मेरे परिवार वालों ने, यानी कि नितिन के परिवार वालों ने, मुझे घर बुला लिया और पूरे समाज के सामने और पूरे रीति रिवाज के साथ हमारी दोनों की दोबारा शादी कराई। और जो हर्षा की मम्मी थी, यानी कि नितिन की जो सास थी, वो इस शादी से राजी नहीं थी। मेरी मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ पत्नी हर्षा शर्मा और सास सीता शर्मा और 2 सालियां वर्षा और मीनाक्षी, ये दोनों ही इस सुसाइड का कारण बनी है, जिनकी वजह से मुझे उन्होंने बहुत ज्यादा परेशान किया। हर्षा के कहने पर ही मैंने अपनी माँ और अपने बड़े भाई से बहुत ज्यादा लड़ाई की। हर्षा का कुछ महीने बाद इतना बुरा हाल हो गया था कि वो 11-11 बजे तक सोकर उठती थी और मैं उसे बहुत समझाता, लेकिन वो मुझे उल्टा सीधा कहने लगती। 10:30 बजे मुझे ड्यूटी जाना होता था। कई बार तो मैं ऐसे ही भूखा गया हूं और कभी कभी मेरी भाभी भी खाना दे दिया करती थी। मेरी माँ ने ऐसा करने पर हर्षा को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसी बात पर वो विवाद करने लगी। शादी के 6 महीने बाद ही वो प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद उसने कॉल कर कर अपनी मम्मी को बताया, यानी कि सीता शर्मा को बताया। और उसने जैसे ही कहा कि मम्मी मम्मी मैं ऐसे प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो सीता शर्मा ने कहा कि हमें नितिन के लड़के से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद शादी के 6 महीने बाद प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन उसके 6 महीने बाद उसकी गोद भराई कराई गई, लेकिन सीता शर्मा तब भी नहीं आई। तो गोद भराई की रस्म उसके भतीजे अनिरुद्ध द्वारा कराई। जब उसकी सास नहीं आई थी तो उसने अनिरुद्ध से कराई, जो उसका भतीजा था। हर्षा की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने लोन लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश नुकसान हो गया। मैंने दोबारा लोन लिया और उसमें भी नुकसान हो गया और 2-2 लोन मेरे ऊपर चल रहे थे। कुछ दिनों बाद लड़के ने जन्म लिया, लेकिन हर्षा की मम्मी तब भी नहीं आई। और कुछ ही दिनों बाद उसकी बड़ी बहन आती है जिसका नाम मीनाक्षी था और सुबह सुबह 6 बजे ही उसे अपने घर ले जाती है, यानी कि सीता शर्मा के घर, जो उसका ससुराल था और हर्षा का मायका था। मेरे काफी मना करने के बाद, फिर रोकने के बाद भी वो नहीं मानी और चली गई जोधपुर, जो उसका मायका था। उसके बाद कुछ महीने बाद मैंने उसे फोन किया और उसे कहा कि बेटे हनी की याद आ रही है, तुम वापस आ जाओ। तो उसने कहा कि मैं वापस सिर्फ तभी आऊंगी जब तुम अपने परिवार से अलग रहोगे, वरना मैं नहीं आने वाली, और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके बाद जब वो अपने घर चली गई
तो 1 साल तक ऐसे ही चला, ना तो उसने मुझसे बात की और ना ही मेरे बच्चे से उसने बात करने दी। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया, 1 साल जैसे कि मैंने अभी बताया, तो उसके बाद मैं और मेरे परिवार वाले उसके घर जाते हैं और उससे बात करते हैं वापस घर आने के लिए। क्योंकि उसके बाद मैंने ये शर्त भी मान ली थी कि हाँ, मैं अपने परिवार से अलग रह लूंगा। लेकिन उसकी सास ने और हर्षा ने ये शर्त रखी कि हमें 20 लाख रुपए की एलिमनी चाहिए और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। उसने कहा कि मेरे ऊपर पहले से 2 लोन चल रहे हैं, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए कहां से लाके दे दूं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम ये नहीं देते हो तो तुम्हारे ऊपर दहेज प्रताड़ना का केस ठोक देंगे और हमें ये चाहिए ही चाहिए और हमारी लड़की वहां पर नहीं जाएगी। हर्षा ने भी साफ साफ मना कर दिया। उन्हें मैंने समझाने की बहुत कोशिश की कि 2 लोन मेरे पास ऑलरेडी चल रहे हैं, मैं उसकी किस्त चुका रहा हूं और मेरा खुद का भी खर्चा है, मैं कैसे कर पाऊंगा। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बिजनेस में न लगा लेता, मैं लोन क्यों लेता, आप समझने की कोशिश करो। लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थे बिल्कुल भी। उसके बाद हर्षा ने मेरे परिवार पर केस दर्ज कर दिया दहेज प्रताड़ना का। मेरा पूरा परिवार परेशान हो रहा है क्योंकि पुलिस द्वारा हम पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है, बहुत ज्यादा धमकाया जा रहा है। मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई, सबको बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है। इसमें मैं क्या करूं। मेरे परिवार वालों ने कभी भी थाने का चेहरा तक नहीं देखा है, लेकिन पुलिस वाले रोज आ रहे हैं और हमें थाने ले जा रहे हैं, इतना ज्यादा बेइज्जत कर रहे हैं, मैं सह नहीं पा रहा हूँ। और मेरा भाई सिर्फ अकेला कमाने वाला है, मैं ऐसे में कैसे कमाने जा सकता हूँ। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में हूँ, पुलिस और ज्यादा दबाव डाल रही है और हर हफ्ते हमें थाने जाना पड़ता है, हर महीने कोर्ट जाना पड़ता है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ और मुझसे सहा नहीं जा रहा है, मुझसे ये टॉर्चर झेला नहीं जा रहा है। क्योंकि मुझे कुछ करना था आपके लिए, लेकिन ये सब मेरी वजह से देखना पड़ रहा है। ना मैं ऐसा करता और ना आपको ये सहना पड़ता। मैं आखिर में बस यही कहना चाहता था, मम्मी तो बस इतना ध्यान रख, मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे बात तो रोना मत। क्योंकि अगर तू मेरे बात रोएगी तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मैं और ज्यादा तड़पता रहूंगा। तुझे पूरे परिवार का ध्यान रखना है। और मेरे बड़े भाई सूरज, मैं तुझसे कभी कह नहीं पाया, लेकिन मैं तुझे बहुत ज्यादा प्यार करता था। तू मेरा सहारा बन के खड़ा रहता था तो मेरी हिम्मत बनी रहती थी। लेकिन तुझे अभी परिवार को अकेले संभालना होगा, मुझसे और ज्यादा सहा नहीं जा रहा है। और भाभी, मैंने तुम्हें भी बहुत ज्यादा परेशान किया है। हर्षा के कहने पर मैंने तुमसे कई बार लड़ाई की थी, लेकिन मैंने उसके कहने पर की थी। लेकिन आप बहुत बहुत अच्छी हो। आप पूरे परिवार का ध्यान रखना और जैसा हर्षा ने किया ऐसा जिंदगी में कभी मत करना। अनिरुद्ध और अक्षत, बेटा तुम्हारे लिए तो मैं कहूँ ही क्या। अगर मैं तुम्हारे बारे में लिखने लग गया तो पूरी रात ऐसे ही बीत जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, तुम मेरी तरह बिल्कुल मत बनना, मेरी तरह बिल्कुल मत करना। और इसी के साथ मैं अपना अंतिम बयान देता हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने हर्षा से शादी की, बस इतना ही। और उसने फांसी लगा ली। आप इस बारे में क्या कहोगे, आप मुझे बताओ। मतलब जो इंसान किसी को अपने साथ लेके आ रहा है पूरे जीवन संजोने के लिए, पूरा जीवन बिताने के लिए, और वो ही उसके साथ ऐसा करे, तो आपकी शादी हुई है, आप खुद सोचिए कि आपके साथ ऐसा होगा तो क्या होगा। जिस बंदे के ऊपर पहले से ही 2 लोन चल रहे हैं, उससे 20 लाख रुपए कैसे मांगे जा सकते हैं। इतना ज्यादा प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन, फैमिली प्रेशर, और उसके बच्चे तक से नहीं मिलने दिया। वो इंसान उसे अपने घर लेके आया था पूरी जिंदगी बिताने के लिए, लेकिन वो ही ऐसा करे। और उसके पास 20 लाख रुपए उससे मांग की जा रही थी। राजस्थान पुलिस उससे 50 लाख रुपए मांग रही थी केस रफा दफा करने के।
आप सोचिए उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा था। और एलिमिनी तो उसे 20 लाख रुपए तो उसे देने ही देने थे, अगर जिंदा रहता तो उसे तब भी देने पड़ते। और आपको क्या लगता है ये पहला केस है? ऐसे कई सारे केस हैं जो पेंडिंग में पड़े हैं जिन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। संदीप पाल 17 सितंबर, अतुल सुभाष 9 दिसंबर, पुनीत कुमार 31 दिसंबर और प्रफुल्लित कदम वो भी 31 दिसंबर, जिनको एलिमिनी के लिए बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया कि एलिमिनी दो। और हमारी सरकार ऐसी है कि उनमें से अभी तक भी किसी को भी इंसाफ नहीं मिला है। और क्या भरोसा है कि नितिन को भी इंसाफ मिल जाएगा? नितिन पटियाल को भी इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वो 4 पहले ही पेंडिंग में पड़े हैं तो इसका भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक फाइल बनकर रह जाएगी, परिवार वालों को पता होगा, बाकी इसका कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लड़की की ही सुनी जाती है। अगर उसने कुछ कह दिया तो वो ही सही है 100%। तुम बाहर में जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ऐसे केसेस ये सिर्फ 5 नहीं हैं जो अभी मैंने बताई, ये सिर्फ 5 नहीं है, ऐसे हजारों केसेस है जो अभी भी फाइल में दफन है। लेकिन ये सिर्फ वो केसेस हैं जो फाइल होते हैं। जो ग्रामीण इलाके होते हैं या और जो केसेस होते हैं जो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते, उनका तो कोई पता ही नहीं है, वो तो गिनती में ही नहीं है। और ये फेक केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। कोई तो इन्हें रोकने वाला हो। सरकार को ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए कि ये चीज रुक सके। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा, जो भी लड़कियां हमारी वीडियो देख रही हैं उन्हें मैं बता दूं कि एक समय ऐसा आएगा कि सच में तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा होगा, लेकिन पुलिस तुम्हारी सुनवाई नहीं करेगी, कोई तुम्हारा सुनने वाला नहीं होगा। फेक केसेस के आड़ में तुम्हारे साथ रियल में हो रहा होगा, लेकिन तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं होगा। अतुल सुभाष के बारे में तो आप जानते ही हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से उसे प्रताड़ित किया गया, क्या क्या उसने बोला और कैसे कैसे उसे टॉर्चर किया गया। जैसा इसे किया गया था बिल्कुल वैसा ही उसे किया गया था। और अतुल सुभाष तो 1.5 घंटे की वीडियो शूट करके जाता है और सारी प्रॉब्लम को बता के जाता है। उसके पास लिखा हुआ भी था, वीडियो भी थी, लेकिन उसके बाद भी उसे इंसाफ नहीं मिला अभी तक भी। और मुझे लगता है 100% कि नितिन को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। इसका केस भी दफन हो जाएगा, जैसे पहले केसेस बाकी दफन हो गए। और जो अनमैरिड लड़के हैं उनमें एक खौफ बना हुआ है, मेरे अंदर भी है, मैं सच्चाई बता रहा हूं, मेरे अंदर भी है। क्योंकि ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। आपकी शादी हुई है, आपके साथ भी हो सकता है, अगला नंबर आपका भी हो सकता है। और आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बैकग्राउंड में तुम्हारे कुछ भी नहीं। पुलिस प्रशासन लड़की के साथ है, सरकार उसके साथ है, कोर्ट उसके साथ है, सब उसके साथ हैं, लेकिन तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सोर्स लगा के देख लेना, तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ मरने से अलावा तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। मैं तो सिर्फ यही सलाह देना चाहूंगा कि जो भी युवा लड़के हैं जो शादी करने जा रहे हैं या शादी का सोच रहे हैं, पहले एक एग्रीमेंट साइन करा लेना मेरे भाई, क्योंकि आने वाले टाइम में तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और जितने भी मैरिड भाई या जो भी लोग देख रहे हैं, उनके साथ कभी भी ऐसा हो सकता है। और अब आप ये मत बोलना कि मेरा पार्टनर तो बहुत अच्छा है। ये जो 4 जने थे उनका भी पार्टनर शुरू में बहुत अच्छा था, बहुत प्यार करता था, बहुत केयर करता था, 2-2 3-3 साल तक ये रहे हैं एक अच्छे बॉन्ड में, लेकिन उसके बाद भी ये हो गया। तो क्या गारंटी है कि आपका सक्सेसफुल होगा?
या जो शादी करने वाले हैं, जो अनमैरिड लड़के हैं, जो आगे को शादी करेंगे, क्या गारंटी है कि उनका सही चलेगा? ऐसे केस में अगर कोई फंस जाता है तो एलिमनी वो कहां से देगा, मुझे ये बताओ। हर चीज की एक हद होती है, एक लिमिट होती है, और जब लिमिट क्रॉस हो जाती है, इंसान सह नहीं पाता, तो उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, उसके पास सिर्फ यही ऑप्शन बचता है जो वो खुशी खुशी अपनाता है। क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं ऐसा कर लूंगा, मेरी वजह से ही सारी चीजें चल रही हैं, और अगर मैं ही नहीं रहा तो ये सारी चीजें तो खत्म हो जाएंगी। और कोई भी लड़का, कोई भी इंसान, कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि मेरी वजह से मेरे परिवार को प्रॉब्लम हो। अगर मैं एक एक चीज को बताने लगा, सारी चीजों को समझाने लगा, तो 2 से 2.5 घंटा ऐसे ही बीत जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि सारी चीजों में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, मेरे पास शब्द खत्म नहीं होंगे। ये इतनी बड़ी बातें हैं, आप खुद भी समझदार हैं। ये चीज मैं आप पर छोड़ता हूं। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अपनी राय कमेंट में करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि वीडियो कैसे लगी, और लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि और लोग भी अवेयर हो सकें, और लोग भी सावधान हो सकें, और लोगों को भी पता चल सके कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, हमारी सरकार कर क्या रही है, लोगों के साथ क्या हो रहा है। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पर मिलती रहती है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।